नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार आपकी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 5 जून रखी गई है। इसी के आसपास तमाम राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। जैसे कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 12 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस काफ़ी हद तक पूरा हो चुका होगा और अब आप रिवीजन की फेज़ में होंगे। आप लोगों की रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य ध्येय आईएएस एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जिसका नाम है स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, यानी अब आप इन प्रश्नों का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। इस तरह हम लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से आर्थिक वृद्धि के लाभों में शामिल हैं? पहला, संपत्ति सृजन यानी क्रिएशन ऑफ एसेट्स। दूसरा, जीवन स्तर में सुधार होना, बेहतर होना। तीसरा, सरकार के राजस्व में कमी होना। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि का पहला लाभ संपत्ति का सृजन है। ये रोजगार सृजन और आय में बढ़ोतरी करती है। ये जीवन स्तर में भी वृद्धि करती है, भले ही ये समान रूप से वितरित न हो, यानी किसी को बहुत ज़्यादा आय हो जाए, किसी को बहुत कम, किसी का जीवन स्तर में जरा सा भी सुधार न हो, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाए। सरकार को अधिक कर राजस्व से यानी उसका राजकोषीय लाभांश बढ़ जाता है। आर्थिक वृद्धि सरकार को परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक धन मुहैया कराती है। मांग बढ़ने से मशीनरी में नए निवेश होते हैं, जो कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार का सृजन करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विकल्प हैं ए अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण, बी आय के वितरण के बारे में कानून बनाना, सी राज्य द्वारा निर्णय किया जाता है कि क्या और कितना उत्पादन करना चाहिए, डी निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं बताता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नियोजित यानी प्लान करके। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण, यानी इसमें सरकार का स्वामित्व होता है और अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा ही किया जाता है। गौरतलब है कि हर अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका होती है, लेकिन केंद्रीय अर्थव्यवस्था में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर साम्यवादी और समाजवादी देश जैसे कि रूस और चीन पहले किया करते थे, उनके यहाँ केंद्रीय अर्थव्यवस्था थी। संपत्ति का सारा नियंत्रण सरकारों के हाथ में हुआ करता था। केंद्रीय अर्थव्यवस्था को निर्देशित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या निर्देशित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। निर्देशित अर्थव्यवस्था में राज्य की कई तरह की भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण, आय के वितरण और उनके उपयोग पर कानून बनाना, कितना और क्या उत्पादित किया जाना है यह निर्णय राज्य द्वारा लिया जाना, किस मूल्य पर बेचा जाना यह भी राज्य द्वारा तय किया जाना और निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होना आदि। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से जैविक खेती का अथवा के लाभ हैं? पहला, कम लागत। दूसरा, अधिक पोषण मूल्य। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से आय सृजित करना। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आजकल हम लोग खेती में काफ़ी महंगे और हानिकारक इनपुट जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका काफ़ी दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। इसी समस्या से निपटने के लिए इन महंगे और हानिकारक इनपुट की जगह स्थानीय रूप से बने जैविक सामग्रियों का इस्तेमाल करके जो खेती की जा रही है, इसे ही जैविक खेती कहते हैं।
ये सस्ती भी होती है और निवेश एवं निर्यात पर अच्छा लाभ भी देती है, क्योंकि जैविक फसलों की मांग आजकल काफ़ी बढ़ रही है। और ये तमाम रिसर्चेस से ये साबित भी हो चुका है कि जैविक खेती से पैदा होने वाले खाद्यान्न रासायनिक खेती के मुकाबले ज़्यादा पोषण युक्त होते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी भूमिका ऐसी है जिसके कारण उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? विकल्प हैं ए, ये सरकार के एक बैंक के रूप में कार्य करता है। बी, ये विदेशी विनिमय का प्रबंधन करता है। सी, ये वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंक आदि को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है। अथवा डी, ये मुद्रा नोट जारी करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास पैसा तो पर्याप्त रहता है, लेकिन अस्थायी तौर पर थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है और उनके पास लिक्विडिटी यानी साधारण भाषा में कहें तो करेंसी आदि की कमी हो जाती है। ऐसे में वो किसी अन्य बैंक से उधार लेना चाहेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा बैंक उस बैंक को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो बैंक सीधे आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसके बचाव में आगे आ सकती है और उसे उचित कर्ज दे सकती है। रिजर्व बैंक ये सुविधा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को संभावित रूप से असफल यानी फेल होने से बचाने के लिए देता है, क्योंकि अगर बैंक फेल होता है तो इसका असर अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर भी पड़ता है। इससे पूरी वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अगर कोई अर्थव्यवस्था विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्था के संपर्क में आती है तो निम्नलिखित में से उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? पहला, उत्पाद बाजार सहलग्नता। दूसरा, वित्तीय बाजार सहलग्नता। तीसरा, कारक बाजार सहलग्नता। विकल्प हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, अथवा डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क में आने से ज्यादातर 3 प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला है उत्पाद बाजार सहलग्नता। इसमें उपभोक्ताओं और फर्मों को घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं के बीच चयन का अवसर मिलता है। ये उत्पाद बाजार में सहलग्नता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पैदा होती है, उत्पन्न होती है। यानी एक कंज्यूमर के तौर पर हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, हमारे सामने वैरायटी ज़्यादा होती है, और एक कंपनी या फर्म के रूप में हमें किस तरह के लागत के रूप में किस तरह की वस्तुओं का, किस तरह के कच्चे माल का इस्तेमाल करना है, कहाँ सस्ता मिलेगा, ये विकल्प हमारे सामने ज़्यादा होता है। इसमें दूसरा है वित्तीय बाजार सहलग्नता। इसमें निवेशकों को भी घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन का अवसर प्राप्त होता है। इससे वित्तीय बाजार सहलग्नता का निर्माण होता है। यानी जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं या डायरेक्ट भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सामने विकल्प होता है कि हम घरेलू कंपनियों में करें, विदेशी कंपनियों में करें, या किस तरह की संपत्तियों में, एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें। उनके सामने विकल्प ज़्यादा होते हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को अलाइन करते हैं एक अर्थव्यवस्था के तौर पर। इसमें तीसरा है कारक बाजार सहलग्नता। इसमें फर्मों को उत्पादन के स्थान का चयन करने तथा श्रमिकों को कहाँ काम करें यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इसे कारक बाजार सहलग्नता कहते हैं। यानी एक कंपनी के तौर पर हमें अपनी यूनिट कहाँ स्थापित करनी है, कहाँ हमारे लिए कच्चा माल आसानी से मिल पाएगा, कहाँ हमारा बाजार अच्छा है, कहाँ हमें कम लागत पर या अच्छे रिसोर्स मिल सकते हैं या सस्ते रिसोर्स मिल सकते हैं, ये हमारे सामने विकल्प ज़्यादा रहेगा। और श्रमिकों को भी एक लेबर के तौर पर भी हमारे सामने विकल्प ज़्यादा रहता है कि हम कहाँ काम कर सकते हैं। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।